हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे बीट जनरेशन के बारे में। बीट जनरेशन एक लिटरेरी मूवमेंट था जो शुरू हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में 1940s के बाद। ठीक है, तो लेट 1940s मतलब 1945 के बाद में ये चालू हो गया। और इसको प्रोमिनेंस मिला, मतलब ये ज़्यादा फेमस हुआ 1950s के बाद। ये मूवमेंट जो था उसके जो रूट्स थे, उसका जो बेस था वो था डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन। मतलब हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है या हमारा जो यूनिवर्स के साथ या भगवान के साथ जो रिश्ता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, भगवान से भी नहीं बोल सकते यहाँ पे, मतलब अपना यूनिवर्स के साथ और नेचर के साथ क्या कनेक्शन है वो। क्योंकि ये लोग एथियस्ट नहीं बोल सकते, बट ये पर्टिकुलर किसी रिलीजन को नहीं फॉलो कर रहे थे, ये काफ़ी एस्थेटिसिज्म में थे। जैसे आप इसमें देखोगे कि मतलब वो ये तो मानते थे कि एक अपर बीइंग होता है, कोई एक सुप्रीम बीइंग होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक किसी गॉड से ही रिलेटेड हो या किसी रिलीजन से रिलेटेड हो। तो जो भी सारे नेचर डेटीज होते थे या नेचर से कम्युनिकेशन करने की जब बात आती थी तो वो उसमें ज़्यादा बिलीव करते थे। इसलिए आप देखोगे कि ये टाइम पे अमेरिका में योगा वगैरह काफ़ी फेमस हो गया। अगर आपने बीटल्स के बारे में सुना है, वो एक ब्रिटिश रॉक बैंड था, रॉक या पॉप बैंड था। तो वो काफ़ी हिंदू आश्रम्स को वगैरह विजिट करते थे सो दैट उनका वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बन सके नेचर से, या फिर यूनिवर्स के साथ वो एक रिश्ता बना सके। पर्सनल फ्रीडम मतलब जो भी इंसान को जो भी करना है अपनी लाइफ में वो कर सकता है, विदाउट किसी मोरालिटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। जो भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं उसको वो नहीं मानते थे। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मतलब जो भी आर्ट आपको जैसे भी बनाना है आप वैसे बनाओ, आपको यूनिवर्सलिटी या ऑब्जेक्टिविटी उसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्जेक्टिविटी, जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरा आर्ट है या मुझे ऐसे पोयम लिखना है तो मैं वैसे ही लिखूंगा, तो वो उस पर ध्यान देते थे। ये जो बीट है, बीट जनरेशन का बीट, इसका मतलब होता है बीटन डाउन। बीटन डाउन मतलब कुछ ऐसी ये सोसाइटी, ऐसे लोग जिनको सोसाइटी इतना दबाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके बाद वो उनको जितना दबाते हैं वो उससे ज़्यादा उभर कर आते हैं, फिर वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। तो मतलब जो भी ये कि मतलब वो एक मोक्ष होता है ना, या निर्वाणा, उस स्टेज पे आ जाते थे कि इतना दबाने की कोशिश की जा रही है कि वो उससे रिबेल करते थे, उससे वो उसको ठुकराते थे और वहां से फिर वो उभर के सामने आते थे। एंड फाइनली दे वर ब्लिसफुली हैप्पी, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड। उनको पता होता था कि उनका भी यूनिवर्स के साथ रिलेशन क्या है, या उनको सोसाइटी से जो एक्सपेक्टेशंस हमें होती है वो नहीं रखनी चाहिए। मतलब वो अभी बस खुश है, अभी उनको दुनिया से, दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हिप्पीज लोग होते हैं ना, अगर आप 1970s 60s का स्टाइल देखो तो उसमें देखो लोगों के बाल ऐसे बड़े बड़े होते थे, वो एकदम ऐसा हेड बैंड वगैरह लगाते थे और घूमते थे, जैसे अपना वो गाना भी है दम मारो दम, वो इसका है, बीट जनरेशन का हो गया। दम मारो दम पुराना वाला, नया वाला नहीं, दीपिका पादुकोण वाला नहीं, पुराना वाला। तो ये टर्म किसने कॉइन किया, बीट जनरेशन, ये टर्म कॉइन किया था जैक केरवैक ने। ये अमेरिकन राइटर थे। 1948 में उन्होंने ये टर्म कॉइन किया, जब वो एक राइटर से बात कर रहे थे, जॉन होम्स से। जब वो बात कर रहे थे तब उन्होंने उनके जैसे सिमिलर माइंडेड राइटर्स थे, उनको डिनोट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म यूज किया था, बीट जनरेशन। बीट जनरेशन के जो फॉलोअर्स हैं उनको बीटनिक्स भी बोलते थे, और इसमें राइटर्स होते थे, पोएट होते थे, पेंटर्स होते थे, और दूसरे ऐसे थिंकर्स भी होते थे जो अलग मतलब फिलोसोफर्स बोल सकते हो, वो भी होते थे जो अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल के बारे में सोचते थे। मतलब हिप्पीज बेसिकली क्या करते थे, वो हर जगह पे घूमते रहते थे, इधर जाना उधर जाना, फिर कोई नई चीज़ मिल गई फिर उसको एक्सप्लोर करना। तो वो जो कन्वेंशनल लाइफस्टाइल है कि हमको एक 9 to 5 जॉब देखनी है, या हमको एक प्रॉपर एज में आके शादी करनी है, या बच्चे होने चाहिए, हमको रिटायरमेंट का सोचना है,
सोचना है उसको तोड़ के एक अलग चीज़ों में करते जाओ। कि आप 40s में भी डिसाइड करोगे कि नहीं मुझे ये करियर बनाना है, तो बीट जनरेशन वो अलाउ कर रहा था कि चलो आप करो जो भी आपका क्रिएटिव आर्ट है, आपको जो भी लग रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्म में पोइट्री नहीं लिखनी, मुझे अलग तरीके से लिखनी है, तो मैं लिख सकती हूँ। जो भी कन्वेंशन है, जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स है, उनको तोड़ के कुछ नया बनाना होता था या कुछ नया करना होता था। इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती थी? इनको इंस्पिरेशन मिलती थी जैज म्यूजिक से। जो भी 1940s या 50s के बाद का म्यूजिक था, उससे उन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली। ईस्टर्न फिलोसफीज मतलब हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, या फिर साउथ ईस्ट एशियन के एशिया की फिलोसफी से भी वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे। और वो भी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे, ट्रेडिशनल वेस्टर्न वैल्यूज, ठीक है, ईस्टर्न वैल्यूज नहीं, ट्रेडिशनल वेस्टर्न वैल्यूज थे, उन्होंने उसको तोड़ दिया था या फिर उसको वो रिजेक्ट कर रहे थे। फिर इसमें जैक केरवेक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है और इनको एज अ मेन राइटर माना जाता है बीट जनरेशन का। और इनका जो स्पॉन्टेनियस प्रोज स्टाइल है, मतलब आप अगर इनका कोई भी नॉवेल पढ़ो तो आप देखोगे कि उनका वो जो स्टोरी होता है वो एक स्ट्रक्चर में नहीं जाता, वहाँ पे कोई भी बिगिनिंग मिडल या एंड नहीं होगा। उनको जब भी मतलब वो बीच में ही कोई भी बात लिखना चालू करते थे, फिर उसके बीच में उनको कुछ नई चीज़ याद आ गई, वो उसके बारे में लिखना चालू करते थे। तो फिर वो मतलब स्पॉन्टेनियस, वो एक मोमेंट में जो भी होना है वो होता था, उसका कोई बिगिनिंग या एंड नहीं होता। अगर इंसान किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे निकला है, वो कहीं पे निकला भी है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो नॉवेल के एंड तक अपनी जर्नी पे पहुंच ही जाए या उनको जो सीख मिलनी है वो उनको मिल ही जाए। वो बस लिख रहे थे उसके बारे में, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहे थे, रादर देन जो भी उनका डेस्टिनेशन है उससे। एलन गिन्सबर्ग, इनको आप गिन्सबर्ग बोलो जिन्सबर्ग बोलो, दोनों करेक्ट है, बट यूजुअली इनको गिन्सबर्ग ही बोलते हैं। एलन गिन्सबर्ग एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट थे ऑफ बीट जनरेशन। और उन्होंने जो इन मूवमेंट का जो बेसिक एसेंस था, रिबेलियन, मतलब वो जो बगावत करना, जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज थे उनको वो कैप्चर करते थे अपने पोएम्स में। विलियम एस बरोज ये टबू सब्जेक्ट्स को लिख रहे थे। टबू सब्जेक्ट्स मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स या फिर ऐसी बातें जो सोसाइटी में नहीं बोली जाती। जैसे अगर ड्रग्स हो गए तो ड्रग्स सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन वो उसके बारे में लिख रहे थे। या फिर तभी वो सेक्सुअल टॉपिक्स पे काफ़ी लिख रहे थे, क्योंकि ये 40s के टाइम पे गे लिबरेशन मूवमेंट चालू हुआ था, लेस्बियन मूवमेंट लिबरेशन मूवमेंट चालू हुआ था। तो वो ऐसे सारे टॉपिक्स के बारे में लिख रहे थे। और फिर उन्होंने फ्रैगमेंटेड नैरेटिव स्ट्रक्चर में भी लिखना चालू किया। मतलब फ्रैगमेंटेड मतलब टुकड़ों टुकड़ों में। ये अभी अगर कोई चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो सपोज अगर मैं अभी किसी कैट के बारे में बात करूँ, तो मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉग के बारे में बात करना चालू करूँगी। तो फिर वो दो नैरेटिव्स के बीच में या दो पैराग्राफ्स के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं होता था। उनको जो बातें याद आ रही थी या फिर जो उनके माइंड में उस टाइम पे जो चीज़ आ रही थी, वो उसके बारे में लिख रहे थे। नेक्स्ट है नील कैसिडी। नील कैसिडी के वर्क्स को काफ़ी लोग पढ़ते थे ये, और फिर अपने उनसे इंस्पिरेशन लेके बाकी सारे राइटर्स लिख रहे थे। उन्होंने फ्री स्पिरिटेड लाइफस्टाइल के बारे में लिखा ज़्यादा। फ्री स्पिरिटेड लाइफस्टाइल मतलब जो भी सोसाइटी के रूल्स है उसको तोड़ के उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी, और अपना जो वर्क था उसमें उसको उन्होंने दिखाया। और फिर उसी से इंस्पायर होके बाकी सारे बीट जनरेशन के राइटर्स लिख रहे थे। ग्रेगरी कॉर्सो ये एक पोएट थे जो वाइब्रेंट मतलब एकदम लाइवली थीम्स के बारे में लिखते थे। उनकी पोएम पढ़ के इंसान एकदम ऐसे एनर्जाइज्ड हो जाता था, खुश हो जाता था। और उनकी वर्सेस जो होती थी वो एक्सपेरिमेंटल होती थी। एक्सपेरिमेंटल मतलब उनका प्रॉपर राइम स्ट्रक्चर या उनका फॉर्म मीटर वगैरह ये सब नहीं होता था। उनको जो भी चीज़ें जैसे लगती थी कि मुझे फ्री वर्स में लिखना है या मुझे किसी लाइन को राइम नहीं करवाना, वो वैसे लिख रहे थे। फिर बीट जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगेन हमने इसके बारे में बात की है। रिबेलियन अगेंस्ट कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी मतलब जो भी सेट नोशन है सोसाइटी के, जो भी सोसाइटी ने बता के रखा है कि आपको ऐसे ही चलना है,
तो उन्होंने उसको तोड़ के उसके अगेंस्ट जाना चालू किया। उन्होंने नॉन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल चूज किया। मतलब अगर सोसाइटी ने बोला है कि आपको ये एज में आके शादी करनी है, तो उन्होंने उसको उस नोशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमको करनी ही नहीं शादी। एंटी मटेरियलिज्म मतलब जो भी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, कि या फिर हमारा जो एक होता है कि हमको घर लेना है, हमको फिर उसमें अच्छा फर्नीचर चाहिए, या हमारा बेड इतना बड़ा होना चाहिए, सोफा इतना कुछ कंफर्टेबल होना चाहिए, वो सब उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमको घर ही नहीं खरीदना, हम बस घूमते रहेंगे, ये जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करेंगे, कुछ ओन नहीं करेंगे। एंटी मटेरियलिज्म मतलब जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स है उनको तोड़ देंगे हम, उनको नहीं, मतलब वो मोह माया से दूर चले जाएंगे। काउंटर कल्चर मतलब जो भी कल्चर रेलेवेंट है उसके अगेंस्ट कुछ काम करना। तो मतलब अगर कोई, सपोज आप अगर 90s के एरा की बात करो, तो 90s के एरा में देखो मूवीज थोड़े बहुत सिमिलर होती थी, कि एक अमीर घर की बेटी, बिगड़ी बेटी होती थी, फिर एक गरीब घर का एकदम अच्छा लड़का होता था। तो वो क्या हो गया, वो उस टाइम का सेट कल्चर था। अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ जाके अलग से फिल्म बनाते हो तो दैट वुड बी काउंटर कल्चर। मतलब जो भी सेट है उसको तोड़ के कुछ और दिखाना। स्पॉन्टेनिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो मतलब जो भी फ्री एक्सप्रेशन, जो भी आपको लग रहा है, आपको ये नहीं सोचना है कि अगर कोई टबू टॉपिक है, अगर ड्रग्स के बारे में मैं नहीं बात कर सकता, तो उसको तोड़ दो। अगर आपको लिखना है आप लिखो उसके बारे में। जो भी आप लिख रहे हो वो स्पॉन्टेनियस अनएडिटेड स्टाइल में। मतलब आप अगर किसी भी राइटर का देखो, या फिर आपको आप देखो, अगर कोई भी कॉम्पोजिशन वगैरह कुछ होता है, या कोई भी बुक कोई जब लिखता है, तो वो क्या करता है, एक बार लिखते हैं, फिर बाद में उसको एडिट किया जाता है, उसको ग्रामेटिकल एरर्स के लिए देखा जाता है, सिंटैक्स के देखा जाता है, ये देखा जाता है कि एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से क्या कनेक्शन है, पूरी स्टोरी का कुछ एक लिंक है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती है यूजुअली एडिटिंग में। लेकिन बीट जनरेशन वाले राइटर क्या करते थे, एक बार उन्होंने लिख दिया, बस हो गया, वो फाइनल था, फिर वो उसको चेंज नहीं कर रहे थे, या वो ये नहीं सोच रहे थे कि अरे ये चीज तो मेरे इसके मेरा जो मुझे जो लिखना है उसमें नहीं जा रहा, या उसमें बैठ नहीं रहा। वो ये नहीं सोच रहे थे, उनका था कि ये मैंने लिख दिया तो अभी यही है बस। वो उसको जैसे उनको वो मोमेंट में वो चीजें याद आई है, उनको जो उन्होंने लिखा है वो उसी को फाइनल कर देते थे। एक्सप्लोरेशन ऑफ ईस्टर्न फिलोसफीज, इन्होंने खास करके बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को काफी नॉट एक्सेप्ट करना पर से, बट बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको उन्होंने एक्सप्लोर करना चालू किया। जैसे अगर आप बुद्धिज्म में देखो, या हिंदुइज्म में हमारे नेचर डेटीज होते हैं, या फिर नेचर से रिलेशन बनाने की बात होती है, या फिर एक ही कोई तरीका नहीं होता जिससे आपको वर्शिप करनी है। आपको जैसे गॉड की वर्शिप करनी है आप वैसे कर सकते हो। तो वो उसकी वजह से वो काफी अट्रैक्ट हो गए थे, कि वो एक फ्लूइडिटी दे रहा था, एक आपको एक तरीके से वो एक फ्री पास दे रहे थे, कि ऐसे ऐसे आपको करना है आप करो, आपको इस तरीके से करना है आप करो, आपको ए से बी तक जाना है तो आप स्ट्रेट ही नहीं जा सकते, आपको घूम फिर के जाना है, आपको जैसे जाना है आप जा सकते हो। तो उन्होंने उनका ये जो उन्होंने इन फिलोसफी से सीखा था, वही चीजें उनके वर्क्स में भी पता चलती है। उनको जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का मतलब, वो जो एक नेचर के साथ या यूनिवर्स के साथ उनका जो कनेक्शन है वो बनाने का जो उनका जर्नी होता था, वो इनके वर्क्स में दिखता था, बीट जनरेशन के राइटर्स के। क्रिटिक ऑफ मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, बिकॉज वो लोग ये सारी चीजें नहीं ये कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, उसको क्रिटिक कर रहे थे। जैसे कि अगर आप अभी का इंस्टाग्राम का ट्रेंड देखो, खास करके लड़कियों को इसके बारे में ज्यादा ये होगा कि देखो, अभी वो स्टैनली की बॉटल होती है, या आप कोई भी इंस्टाग्राम में किसी भी लड़की का इन्फ्लुएंसर का पेज ओपन करके देखो, वो इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करेगी, इतने सारी चीजें ये करेगी, तो वो फेस मास्क बनाएगी, इतने सारे लिप बाम होंगे, तो वो क्या है, कंज्यूमरिज्म है। इतनी चीजें कोई नॉर्मली इंसान यूज नहीं करता, इतने तो मेकअप आर्टिस्ट के पास चीजें नहीं होती जिनकी उन लड़कियों के पास होती है। और फिर इनके वजह से क्या हो जाता है, जो घर पे बैठ के लड़की देख रही है उसको भी लगेगा कि अरे मेरे पास भी ये सारी चीजें होनी चाहिए, अगर मैं ये सब करूंगी तो शायद मेरी भी स्किन वैसे होगी। तो उन्होंने क्या किया,
कि इस सब को रिजेक्ट किया बीट जनरेशन के राइटर्स ने। उन्होंने बोला कि इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इन सब से ज़्यादा मतलब आउटर वर्ल्ड फुलफिल करने से ज़्यादा हमको अपनी इनर ब्यूटी को सुधारना है, या फिर हमको जो भी अपना इनर स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दो। फेस पे आप 100 क्रीम लगाओगे, लेकिन अगर आपका पेट साफ नहीं है या अगर आप हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हो, तो वो बाहर की चीज़ें भी काम करेंगी नहीं अगर आपकी बॉडी अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इन्होंने क्या किया था, उसी तरीके से उन्होंने सोसाइटी को क्रिटिसाइज करना चालू किया ना। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका काफ़ी रिच हो गया था, उनके पास पैसे थे, उनके साथ सब अच्छा चल रहा था अंटिल रिसेशन आया, उनका सब अच्छे से चल रहा था। तो उसकी वजह से पैसा डिस्पोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों को खरीदते जा रहे थे, लेकिन उनसे वो खुश नहीं होते थे। एक चीज़ खरीदी तो 100 चीज़ें और खरीदनी लगती है उसके लिए। तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। फोकस ऑन सेक्सुअल फ्रीडम, जैसे ये टाइम पे मैंने बोला था कि काफ़ी गे लिबरेशन की, लेस्बियन लिबरेशन की बातें चल रही थी, तो ये लोग उनके बारे में लिख रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी या लोग इसको पढ़ेंगे नहीं। उनको ऐसा था कि मुझे इस टॉपिक पे लिखना है तो मैं लिखूंगा, इर्रेस्पेक्टिव कि उसका आउटकम क्या हो। लव फॉर जैज म्यूजिक जो है उसको उन्होंने अपनी पोएट्री में यूज करना चालू किया। जैज म्यूजिक मतलब अगर आपने कभी सैक्सोफोन वगैरह देखा होगा ना, तो वो सब जैज म्यूजिक में चला आता है। वो म्यूजिक में बीट्स बहुत ज़्यादा होता है, लिरिक्स अच्छा होता है उसका। जैसे वो एक रेखा का एक सॉन्ग है, देखो, नई नई ये बातें हैं पुरानी, दैट इज जैज म्यूजिक। ठीक है, सॉरी मेरा आवाज़ खराब है। डिपिक्शन ऑफ एलियनेशन एंड मार्जिनलिटी, तो इसमें जो कैरेक्टर्स होते थे ना वो आइसोलेटेड होते थे। उनको ऐसा लगता था कि हम मिसफिट है, हम इस सोसाइटी में कभी फिट होके नहीं रह सकते। हम मतलब जैक केरवाक को वो एक कोट है जिसमें वो बोलते हैं कि हम अपना कैरम जो होता है ना, उस कैरम का देखो साइड में वो 4 सर्कल्स होते हैं, जिसमें से आपका वो जो ये है, आपका वो जो भी वो ये वो जो यूज करते हैं ना लकड़ी का, वो उसमें से चला जाता है। वो जो पेग्स होते हैं वो उन सर्कल होल में से चले जाते हैं, बिकॉज वो सर्कल होता है तो वो पेग्स भी क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। लेकिन जैक केरवाक ने ये बोला था कि हम लोग क्या है, बीट जनरेशन के लोग, हम लोग स्क्वायर पेग्स है, और हमको बोला जा रहा है कि तुम उन स्क्वायर सर्कल में से नीचे गिर जाओ। तो हम वो नहीं कर सकते, हम सोसाइटी में फिट ही नहीं हो सकते, हम मिसफिट्स हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से वो सोसाइटी के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते रहते, उसको रिलेट नहीं कर पा रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पे फंस गए हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है, फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन करना है हमको, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है, क्योंकि आपस में लोगों के साथ तो कनेक्शन नहीं बन रहा, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब जो भी यूनिवर्स है उससे हम रिलेट कर पाएंगे। और इनके जो बुक्स होते थे, बीट जनरेशन के बुक्स, उनमें रोड को यूज किया जाता था एज अ मेटाफर। मतलब इसमें काफी सारे ऐसे बुक्स में आपको दिखेगा कि एक जर्नी बताई जाती थी, और वो जर्नी में वो खुद को ढूंढने की कोशिश करते थे, वो अपना फ्रीडम ढूंढने की कोशिश करते थे। जो भी सोशल कंस्टेंट है या सोसाइटी ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनके ऊपर, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करते थे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स है, जैसे ऑन द रोड है जैक केरवाक का, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। मतलब उन्होंने वो जर्नी उन्होंने एक्चुअली किया था, और फिर वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें चेंज कर दी, सारी की सारी वैसे के वैसे नहीं लिखी, कुछ चीज़ें थी वो उन्होंने उसमें नहीं डाली। और इसमें स्पॉन्टेनिटी, रिबेलियन और सर्च ऑफ मीनिंग है। स्पॉन्टेनिटी मतलब वो जर्नी बिकॉज उन्होंने एक्चुअली किया था, तो वो एक फिक्स इससे नहीं चल रहे थे कि यहाँ पे जाने, फिर यहाँ से वहाँ पे जाने नहीं। उनको एक जगह पे जाके लगा कि अरे यहाँ पे नहीं जाना, अभी मुझे दूसरी जगह पे जाना है, तो वो चले जा रहे थे। जैसे अगर कोई सपोज दिल्ली से ट्रैवल कर रहा है, निकला, तो वो ये सोच के कि अभी मुझे कन्याकुमारी जाना है, लेकिन बीच में वो सोचेगा कि नहीं यार अभी मुझे उरी चले जाना है, या फिर सॉरी मुझे पुरी जगन्नाथ जाना है, या फिर मुझे अभी
मुंबई चले जाने, तो वो बीच में से उनको अभी जैसे जहाँ पे जाना है वो वैसे चले जा रहे थे। फिर एलन गिंग्सबर्ग का है हाउल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोयम है बीट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पोयम में उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को क्रिटिक किया है, अमेरिकन सोसाइटी का जो कंज्यूमरिज्म था उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। वो इसकी बात करते हैं कि कैसे हमें इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखना है, हमें ये नहीं सोचना है कि सोसाइटी ने हमें जैसे बोला है या जिस तरीके से बोला है वैसे ये करना है। आपका एक अलग आइडेंटिटी है, आप उसमें रहो, आपको सोसाइटी ने जैसे बोला है वैसे मत रहो। और सेंसरशिप को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, बिकॉज ये लोग टबू टॉपिक्स पे लिख रहे थे, तो फिर इनको पब्लिशर नहीं मिल रहे थे या सोसाइटी उनको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या उनके बुक्स बैन होने की बात की जाती थी, तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था। फिर विलियम एस बरोज का है नेकेड लंच, और ये एक नॉवेल है जिसमें उन्होंने ड्रग्स एडिक्शन की बात की है, कंट्रोल और ह्यूमन करप्शन, मतलब ह्यूमन माइंड कैसे करप्ट हो जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, और कैसे लोग ड्रग्स को यूज करते थे। उन्होंने ड्रग्स को एज अ क्रिटिसाइज भी नहीं किया, या फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कितनी अच्छी चीज़ है, उन्होंने बस बोला है कि देखो ड्रग्स करने के बाद ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो अभी नाउ दैट इज अप टू द रीडर टू सी कि उनको क्या करना है, वेदर उनको भी वैसा लाइफस्टाइल जीना है या उनको उससे और इसमें चले जाना है। एंड दैट इज अनदर थिंग अबाउट बीट जनरेशन, ठीक है, वो एक लेसन लेके नहीं चलते थे कि आपको इससे ये सीख मिलनी चाहिए, वो अपनी जर्नी को बताते थे, देन इट वाज अप टू रीडर कि उनको क्या करना है। देन नेक्स्ट राइटर है ग्रेगरी कॉर्सो, उनका पोएट्री का कलेक्शन है गैसोलीन, जिसमें वगैन जो भी उनके बीट जनरेशन के टेनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको वो दिखाता है। नील कैसिडी, इनका एक मेमोआर है, मतलब उनके लाइफ के ऊपर बेस्ड है ये बुक, नॉट लाइफ के ऊपर बेस्ड बट उनके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई थी उसके बारे में उन्होंने लिखा है। द फर्स्ट थर्ड नाम है उसका, और जो भी उनका टमल्टियस लाइफ था, टमल्टियस लाइफ मतलब जो भी उनका उतार चढ़ाव वाला लाइफ था, और जो जिससे बीट जनरेशन के राइटर्स काफ़ी ये हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, वो उन्होंने उस बुक में बताया है। फिर अब देखते हैं ऑन द रोड में। ऑन द रोड इस बुक में ये जैक केरुआक ने अपनी लाइफ के ऊपर लिखा है, तो उसमें कैरेक्टर्स है सैल पैराडिस और डीन मोरियार्टी। वो ट्रैवल करते हैं पूरे अमेरिका का, वो अमेरिका में वो एक रोड ट्रिप करते हैं, तो वो जो मूवमेंट में वो डिसाइड, और उन्होंने मतलब उनका फिक्स नहीं होता कि यहाँ से जाने के बाद हमको उस स्टेट में जाना है, फिर उस स्टेट में आने के बाद हमको अलग जगह पे जाना है, वो सब फिक्स्ड नहीं होता उनका, उनको जैसे लग रहा है वो वैसे ये कर रहा है, तो ये पॉइंट से निकले तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको यहाँ पे ही आना है, वो कहीं पे भी जा सकते, फिर यहाँ से आने के बाद वो यहाँ पे चले जाएंगे, फिर यहाँ से इधर इधर घूम के आ जाएंगे, जहाँ पे जो मोमेंट में उनको जो सारी चीज़ें लग रही थी वो कर रहे थे। और इसमें बुक में रेस्टलेसनेस दिखती है, मतलब उनकी वो जो सोल होती है या ये जो दो कैरेक्टर्स है वो खुश नहीं है, उनको मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पे चले जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, या यहाँ पे जाने के बाद हमारा जो गोल है वो पूरा हो जाएगा, वो नहीं है, वो रेस्टलेस है, उनको बार बार कुछ नया करने की या कुछ नया ढूंढने की इच्छा है। स्पॉन्टेनिटी मतलब जो भी उनको जो मोमेंट में लग रहा है वो उस हिसाब से उसमें काम कर रहे थे, वो ये नहीं सोच रहे थे कि अभी ये नहीं कर सकते, रात का टाइम हो गया तो हमको ट्रैवल नहीं करना है, ये नहीं, अगर उनको लग रहा है तो वो ट्रैवल कर रहे थे। सर्च फॉर मीनिंग मतलब वो अपनी लाइफ का जो भी उनकी लाइफ का जो मीनिंग है, पर्पस है, उसको ढूंढने के लिए उस रास्ते पे निकले हैं। फिर इस पोएम नॉवेल में बिकॉज ये दोनों कैरेक्टर्स फिर साथ में ट्रैवल कर रहे, तो अभी देखो हम भी जब भी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं तो झगड़े होते ही है, तो झगड़े होना या कुछ एक दूसरे को सपोर्ट करना उसमें, तो वो फ्रेंडशिप के थीम को अभी उसमें एक्सप्लोर किया गया है। अल्यूर ऑफ रोड मतलब रोड की जो ब्यूटी है या जर्नी का जो ब्यूटी है ना, वो उसमें दिखाया गया है कि देखो जब भी हम लोग घर से निकलते हैं और ऑफिस जाना है आपको या कॉलेज जाना है, तो आपका फिक्स्ड होता है कि हमको वहाँ पे जाना है, तो हम वो जर्नी पे ध्यान नहीं देते, हम ट्रेन में भी बैठे हैं या हम गाड़ी में बैठे तो हमारा ध्यान उधर रहता है,
कि कॉलेज जाके ये करूँगा, मैं मेरे फ्रेंड से मिलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो उसकी वजह से हम कभी वो जर्नी को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ ये बीट जनरेशन के राइटर स्पॉन्टेनिटी पे ध्यान दे रहे थे। उनका डेस्टिनेशन से ज़्यादा वो जर्नी पे ध्यान दे रहे थे। तो उन्होंने आजू-बाजू में उनके साथ में जो चीज़ें हो रही थी या कुछ नई चीज़ हो रही थी, अच्छा-बुरा दोनों, वो एक मैजिक था ना उसका, उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया। डिसइल्यूशनमेंट विद ट्रेडिशनल वैल्यू, मतलब देखो अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर एज में आके जॉब करने लगता है, शादी करता है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो इंसान इट्स नॉट नेसेसरी कि उसकी लाइफ तभी फुलफिल्ड हो या वो तभी भी खुश हो। तो ये जो बताया जाता है ना सोसाइटी के में कि देखो शादी कर लो, ये हो जाएगा, अच्छी हो जाएगी तुम्हारी लाइफ, इट्स नॉट नेसेसरी। हर किसी के साथ अच्छा नहीं होता, किसी का बहुत अच्छा भी हो सकता है, किसी का बहुत खराब भी हो सकता है। तो बिकॉज किसी का अच्छा हुआ है इसलिए हमारा भी अच्छा होगा, या बिकॉज किसी का खराब हुआ है इसलिए हमारा भी खराब होगा, ये बातें सोचना गलत है। तो इससे बेटर क्या करो, अपना पाथ खुद ही कार्व करो, अपने से सोचो तुमको क्या लगता है कि ये मेरे लिए सही है तो करो, नहीं लग रहा है मत करो। दैट वाज द होल बेसिस ऑफ दिस ऑन द रोड भी और बीट जनरेशन का भी, कि अपनी इंडिविजुअलिटी को इंटैक्ट रखो। ये मत सोचो कि तुमको सोसाइटी ने ये बोला है, जैसे वो कैरम वाला जैक केरवाक ने बोला था ना कि तुम एक स्क्वायर पेग हो और तुमको इसमें से जाने के लिए बोल रहे, सर्कल में से जाने बोल रहे हो, तुम नहीं जा सकते। तो खुद को काटना है कि तुमको अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढना है, वो तुम डिसाइड करो, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द बीट जनरेशन। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।